उच्चारण जरूर करिएगा, इससे बहुत जल्दी आपका कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है और फिर जो आप समझना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वन टिप फॉर यू एंड यू यूज इट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आधा मिनट की बात रहती है, द हाफ मिनट 30 minutes you can do this type of the small exercise because presence of mind is must in the study. Okay, तो चलिए हम अपना टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं स्वैपिंग ऑफ प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्वैपिंग टेक्नोलॉजी या स्वैपिंग टेक्निक्स, है ना, टेक्निक बोलेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज ए टेक्निक। तो स्वैपिंग टेक्निक का मतलब आपको पहले भी पता है कि दो वैल्यू को एक्सचेंज करने का एक्चुअली एक टेक्निक होती है। दो वैल्यू है, एक ए है जिसकी वैल्यू 10 है, एक बी है उसकी वैल्यू 20 है। हमको स्वैपिंग करना है तो ए की वैल्यू बट नेचुरली 20 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 10 होनी चाहिए। लेकिन ये अब आपको किस में करना है? अब ये आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करने के लिए आपको यूज तो वही लॉजिक करनी पड़ेगी। तो हम कैसे करते थे? विद थर्ड वेरिएबल करते थे या विदाउट थर्ड वेरिएबल करते थे। ठीक है, तो विद थर्ड वेरिएबल करेंगे तो आपको सबसे पहले टैम्प लेना पड़ेगा। तो टैम्प इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। फिर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, है ना। इसको हम लोग किस तरीके से करते थे भाई, ये तो सबको पता ही है ना। तो वेरी फर्स्ट यू यूज द वन टैम्प, एक टैम्प वेरिएबल ले लीजिएगा। तो टैम्प इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू विल राइट ए यूर फर्स्ट वैल्यू से द एक्स। अब x का हो जाएगा तो x के बाद क्या करेंगे? x इज इक्वल टू यूज द y, तो y को यूज कर दीजिएगा। ठीक है, अब y के बाद आपको क्या करना है? y इज इक्वल टू दैट इज द t। तो ये लॉजिक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। इट लॉजिक इज नोन एज ए व्हाट? यूर स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यू। ठीक है, अब ये लॉजिक को भूलना नहीं, अब ये लॉजिक को ही मैं यूज करूंगा आपके सामने। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस लॉजिक। अब इस लॉजिक को आप लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन हमें इसको यूज करना है किसमें? क्लास के ऑब्जेक्ट में करना है। तो हमें क्या बोला गया है? हमें ये बोला गया है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना है। राइट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू स्वैप रामास एज एंड द रानूज एज। ठीक है, ये दो पीपल की आपके पास में स्टूडेंट बोल दीजिए, स्टूडेंट है तो दो स्टूडेंट का एज को मुझे कंपेयर करना है। और कंपेयर नहीं करना, एक्सचेंज करना है। हमने लास्ट टाइम देखा था, उसे कंपेयर करके एज कौन सी बड़ी है उसको हम लोगों ने किया। अब मुझे जो रामा की एज है वो रानू में डालना है और रानू की एज मुझे रामा में डालना है। तो दिस कंसेप्ट आई विल कॉल एज ए स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इसको सिंपली ये करना है कि इसका एज यहां पर आ जाए, दिस इज द रिक्वायरमेंट, और इसकी एज कहाँ चले जाए? यहाँ चले जाए। तो ये चीज अगर आपसे बन सकती है तब तो वेरी गुड, आई विल क्रेडिट यू। और नहीं बन सकती है तो आई विल एक्सप्लेन वेरी वेरी डीपली। तो चलिए अब हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी से टेक्निक से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट वी हैव टू मेक आवर वन। अच्छा, इसमें कितनी क्लासेस लगेंगी? तो यहाँ पे आपको दो क्लास लगेगी। द फर्स्ट इज द एज 1 और एज 2, ये दो क्लास हैं। ठीक है, एज 1 में आपका क्या है? दैट विल बी द राम की एज है और क्लास एज 2 में आपकी रानू की एज है।
ठीक है। तो लेट वी विल फर्स्ट मेक ए अवर डेटा मेंबर एज वेल एज मेंबर फंक्शन। तो हमें डेटा मेंबर में क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? वी विल यूज द टू इंपॉर्टेंट डेटा। वन इज द एज ऑफ पर्सन एंड द नेम ऑफ पर्सन, जिससे कि आपको क्लियर जस्टिफिकेशन हो जाएगा किसकी एज अब आफ्टर एक्सचेंज क्या होगी। तो इट विल बी द y इज ए डिनोट द एज ऑफ पर्सन एंड द नेम ऑफ पर्सन। तो नेम ऑफ y मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। दिस इज द y एंड y को वी आर डिनोटिंग एज ए एज 2 और x को वी विल डिनोट एज ए एज 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेंबर फंक्शन में आपने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे हमें करना है सेट एज, हमें एज को सेट करना है। ये इनपुट की टेक्निक होती है। आप इस तरीके से वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं ड्यूरिंग द यूर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम यहाँ पर सी इन भी बना सकते हैं। तो दोनों मेथड है, जो भी हमको सुटेबल मेथड लगता है वो हम यूज करते हैं। मिनिमम हमारा जो लॉजिक समझना है वो एक्सचेंज करने का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं दो लोकल, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल। वन इज द टी वाई एंड सेकेंड इज द टी नेम वाई। टी क्यों लेता हूं मैं, ये सबको पता है। मैं टी इसलिए लेता हूं कि ये टेम्परेरी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। और एक्चुअल क्या है, वाई है और नेम वाई है। ये मेंबर्स जो हैं वो क्लास के ओरिजिनल मेंबर हैं। ये जो टी वाई और टी नेम वाई है ये सेट एज के मेंबर हैं। तो सेट एज क्या है, सेट एज फंक्शन है। ये आपका मेंबर फंक्शन है एज 2 का। ओके, तो दिस इज अबाउट द सेट एज। मैंने सेट एज कर दिया। अब मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या यूज करना है, सी आउट करेंगे हम लोग। तो दिस इज द यूर डिस्प्ले। तो देखिए डिस्प्ले करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेंडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट दैट इज नोन एज ए टी ऑब्जेक्ट। देखिए फिर से मैंने टी ले लिया, तो ये टी क्या कहला रहा है, ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट कहला रहा है। इस एज 2 में कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट का मुझे एज ऑफ दैट इज द नेम एंड द देयर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले मैं सेट एज करूंगा, उसके बाद मैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करूंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको समझा दी, इसकी क्या जरूरत हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो समझ ले, दैट इज व्हाट, दैट इज द बेसिकली यूर एक्सचेंज फंक्शन, स्वैप फंक्शन। तो देखिए स्वैप फंक्शन को मैंने क्या यूज किया है भाई, ये चीज को बस आपको समझना है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इस एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इट इज ए माई फ्रेंड फंक्शन, ये फ्रेंड फंक्शन मैंने बनाया है। और इस फ्रेंड फंक्शन में सबसे पहली बात है कि कॉल बाय वैल्यू को मैं काम करूंगा कि कॉल बाय रेफरेंस। तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कॉल बाय वैल्यू यहां यूज करेंगे कि कॉल बाय फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू करने से एक्सचेंज हो जाएगी लेकिन टेम्परेरी होगी। आप जब भी उसको डिस्प्ले करके कंफर्म करना चाहेंगे तो आपको एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको स्वैप वैल्यू नहीं मिलेगी। आया बात क्लियर समझ में। यहां पे हमें कॉल बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे परमानेंट स्वैपिंग चाहिए, ठीक है ना। आपको ये बात क्लियर पता है कि दो मेथड होती है, एक मेथड होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा मेथड होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए कि दोनों क्लास में
एक जैसा फ्रेंड फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये ब्रिज का काम करता है। तो क्लास एज 1 और क्लास एज 2, इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसका नाम स्वैप एज है, इसका नाम स्वैप एज है। ठीक है, दोनों का नाम स्वैप एज है। वॉइड, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो दोनों सेम हो गए। इसके सामने फ्रेंड फंक्शन लगा है, इसके सामने भी फ्रेंड फंक्शन लगा है। अब देखिए इन दोनों में आर्गुमेंट भी सेम सीक्वेंस में है, एज 1 एज 2। ठीक है, ये दो आपको दिख रहे हैं, यहां पर भी एज 1 है और ये एज 2 है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपको कॉल बाय रेफरेंस के लिए क्या यूज करना है। इट इज ए एंड साइन, एपरसेंट साइन, ये आपको यूज करना है क्योंकि ये पॉइंटर का काम कर लेता है। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम रेफरेंस लेके अपने स्वैप वैल्यू को परमानेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सेट एज यहां पर भी है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यहां पर भी है, लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन नहीं होने से ये एज 1 का सेट एज कहलाएगा और सेट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वो एज 1 का कहलाएगा। तो एज 1 का सेट एज होगा और एज 1 का आपका क्या होगा? दैट विल बी यूर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ऑल्दो ये दोनों चीजें सेम हमने एज 2 में भी बनाई है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दो मेंबर फंक्शन है ये विद रिस्पेक्टिव क्लास नेम होती हैं। अगर मैं एज 1 सेट एज बोलूंगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने बोला एज 1 डिस्प्ले इंफॉर्मेशन तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैंने एज 2 डॉट सेट एज बोला तो ऊपर वाले क्लास का सेट एज एग्जीक्यूट होगा। अब इन दोनों में भी हमने मेथड एक ही रखा है। यहां पर x और y को, ये x को हमने डिनोट किया है फॉर द डेटा मेंबर, और यहां पे देखिए tx मैंने लिया है और t नेम x लिया है। इसका मतलब है कि ये आपका टेम्परेरी एज है, ये टेम्परेरी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम अपने ओरिजिनल मेंबर में असाइन करेंगे। tx को कहाँ असाइन करेंगे? इट विल बी गोज टू यूर x, ये x में चला जाएगा। और ये t नेम कहाँ जा रहा है भाई? ये जा रहा है ओरिजिनल यूर वॉट, द नेम x में जा रहा है। और यहाँ पर जब हम आउटपुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट लगेगा मेरे को, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो एज 1 के रिफरेंस में काम करेगा, चाहे कोई भी हो, ये एज 1 के रिफरेंस में काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? दैट विल बी द टी ऑब्जेक्ट। तो टी ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज द यूर कमिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। और यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं नेम x, यहाँ यूज कर रहा हूं मैं x, ये इस चीज को बस ध्यान रखेंगे आप। नेम x और x ये जो है विद रेफरेंस टू एज 1 होगा। क्यों? क्योंकि नेम x यहाँ पर है और x कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस एक्सचेंज वैल्यू। तो इसको मैं अब एक्टिव फंक्शन से रन करके आपको दिखाता हूं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। अगर ये एक्टिव फंक्शन आपको समझ में आ रहा है ना, तो मान के चलिए कि आपको प्रोग्रामिंग करने में मजा आ सकता है। मेरे को बताइए कि इसमें आपको कौन सी चीज है जो नहीं समझ में आ रही होगी? ऑलमोस्ट सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमने बनाया है यहाँ पर तो क्लास खत्म हो गया। ये आपका क्लास ए भी, क्लास एज 1 भी खत्म हो गया, क्लास एज 2 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको बनाना है फ्रेंड फंक्शन। तो ये फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन हमको आउटसाइड द क्लास बनानी है। अब आउटसाइड द क्लास बनानी है तो क्या इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा?
कि नहीं लगेगा? मैं बोलता हूं लगेगा, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्योंकि ये जो स्वैप एज फंक्शन है ये एक्चुअल में फ्रेंड फंक्शन है, और जब भी कोई फ्रेंड फंक्शन होता है उसको जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत होती ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे नॉर्मल फंक्शन जैसे बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, वॉइड स्वैप एज। तो वॉइड स्वैप एज यहाँ पे क्या है, आपका फंक्शन का नाम है। इसके बाद ये पहला आर्गुमेंट जा रहा है और ये इसका दूसरा आर्गुमेंट जा रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा। और मैंने फिर से यहाँ पर टी लिया है। व्हाट इज टी? क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी पहला ऑब्जेक्ट, ये टेम्परेरी सेकंड ऑब्जेक्ट। पी का मतलब मैंने पर्सनल, मतलब आपका ये क्या लिया होगा, दैट इज द पर्सन। हाँ, ये पर्सन लिया है मैंने, पर्सन वन को मैं P1 बोलता हूँ। तो इट इज ए P1। P1 क्या है मेरा, इट इज ए यूर पर्सन वन। P2 क्या है, इट इज ए पर्सन टू। तो बहुत अच्छे से देखिए, क्लियर समझ में आना चाहिए। तो इसके अंदर हमने क्या किया भाई, वही तो किया जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। क्या बताया था, T इज इक्वल टू यूर एक्स। देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। T इज इक्वल टू एक्स एंड देन x इज इक्वल टू, अरे बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, जो हम पढ़ते हैं देखिए वही चीज हम आगे यूज करते हैं। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलना है। तो ये t इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड दिस y इज इक्वल टू यूर t। बस इसको आपको अगर ध्यान से समझ में आ रहा है तो मान के चलिए कि आपका पूरा गणित यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये तो आपकी पुरानी बात हो गई जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज को मैं फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि करना क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर लिया है एक टैम्प एज। तो ये टैम्प एज क्या है, इट इज ए यूर ओनली वन वैल्यू। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज ए वन वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो इट इज ए यूर टैम्प ऑब्जेक्ट, ये टैम्प एज, ये एक आपका वेरिएबल हो गया। ओके, तो सबसे पहले क्या करा मैंने, टैम्प एज इज इक्वल टू TP1। अब देखिए TP1 क्या है, इट इज ए वन ऑब्जेक्ट, दिस इज द पर्सन वन ऑब्जेक्ट। तो पर्सन वन की एज है ना, पर्सन वन की एज कहाँ जा रही है, आपकी टैम्प एज में जा रही है। और टैम्प एज आपका लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, स्वैप एज का लोकल वेरिएबल है। तो ये x की वैल्यू टैम्प एज में चली गई। अब आपको क्या करना है, टैम्प वन में टैम्प टू की एज को डालना है। तो x का है टैम्प वन का, और y किसका है, दैट इज द टैम्प टू का। तो टैम्प टू वाई का टैम्प वन एक्स में चला गया। अब आपको क्या करना है, जो टैम्प एज में वैल्यू रखी थी, यहाँ पे जो वैल्यू रखी थी उस वैल्यू को यहाँ से फिर कहाँ भेजना है, आपके y में भेजना है। तो ये स्वैपिंग की टेक्निक है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये आपको केवल ऑब्जेक्ट लगा के काम करना सिखाया है। ऑब्जेक्ट लगा के मतलब TP1 डॉट, TP1 डॉट एक्स, TP2 डॉट वाई, TP2 डॉट वाई, टैम्प एज। तो ये चीज को बस आपको क्लियर रखना है भाई। अगर ये चीज आप क्लियर रख लेते हो तो मेरे को लगता है कि आप सब समझदार बन सकते हो। तो प्रोग्रामिंग में हमें बहुत ज्यादा एक्चुअली माइन्यूट चीज को समझना जरूरी होता है। अब देखिए, मैं आपको मेन एक्टिव फंक्शन बताना चाह रहा हूं। यही एक आपका फंक्शन है जो कि आपको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है, ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है। तो इट इज ए कंप्लीट मेन फंक्शन। ठीक है, अब मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या लिखा है, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन वन एंड एज ऑफ पर्सन टू। फिर हमने लिखा है कि दैट इज द आफ्टर स्वैपिंग।
तो ये देखिए दो आउटपुट आने वाले हैं। पहला आउटपुट क्या है, बिफोर स्वैपिंग, और दूसरा है आफ्टर स्वैपिंग। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप वाइज स्टेप समझा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज मेक एक ऑब्जेक्ट, है ना, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। द नेम इज द पे पर्सन वन। तो ये पर्सन वन मतलब एज वन का पर्सन वन। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है एक पर्सन के नाम से और उसके एज से। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही सुंदर ढंग से आप काम करिए। तो देखिए आपने बनाया है एक पर्सन का नाम जिसका नाम है रामा और उसकी एज है 10। ठीक है, अब ये आपने सेट कर दिया P1 डॉट सेट एज से। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है, आप उसको यूज करना सीखिए बस। अब यहाँ पे ये होने से क्या होगा, आपका पर्सन वन में 10 सेट हो जाएगा। एक्स में कि वाई में, जल्दी से याद करके बताइए कि किस में सेट होगा। ये 10 किस में जाएगा, एक्स में जाएगा कि वाई में जाएगा। तो इमिडिएटली ध्यान में आना चाहिए कि हम एज वन की बात कर रहे हैं। तो एज वन में क्या है, एक्चुअल में एक्स है, और एज टू में क्या है, वाई है। तो ये 10 जाएगा एक्स में, ठीक है, और नेम एक्स में जाएगा रामा। ठीक है, अब इसी चीज को मुझे एग्जीक्यूट करना है अपने सी आउट से कि भाई वेरीफाई तो कर लो कि कहीं आपका जो वैल्यू है वो गलत तो सेट नहीं हो रहा है। तो मैं इसको डिस्प्ले इंफॉर्मेशन से, अब इसमें मैं क्या भेज रहा हूं, P1 भेज रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, क्या भेजना है, P1 भेजना है। तो ये P1 भेजेंगे, P1 भेजेंगे तो ये X का कंसेप्ट स्टार्ट होगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगर हम इसको गलत भेज देंगे, यहाँ पर देखिए P2 का यूज हो रहा है, यहाँ P1 का यूज हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, नाउ दिस इज द एज 2। अब एज 2 में आपको क्या करना है, आपको P2 यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर %2 बना लिया। अब %2 की भी एज आपको सेट करनी है। तो %2 की एज क्या है, एज है 12 और नाम है पर्सन का रानू। तो एक है रामा, एक है रानू। अब मैं जब इसको डिस्प्ले करूंगा तो मुझे रानू और 12 मिलना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या स्वैप करना है, भाई देखो ध्यान से सुन लो, आपको स्वैप करना है केवल एज, आपको नाम स्वैप नहीं करना है। बहुत अच्छी सी बात समझ लो, हमें केवल स्वैप करना है एज, हमें यहाँ पर नाम स्वैप नहीं करना है। अब आपको मैं होमवर्क जरूर दूंगा कि आपको नाम स्वैप करना है, एज स्वैप नहीं करना है। समझ में आया, आपको नाम स्वैप करना है, आपको एज स्वैप नहीं करना है। अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या है, अभी हम जो देख रहे हैं वो एज को स्वैप करने का बात हो रही है, नाम को स्वैप करने की बात नहीं हो रही है। तीसरा प्रोग्राम इसमें ये बनता है कि पूरा का पूरा एज और नाम को भी स्वैप करना है। तो वो तीसरा प्रोग्राम आपको बनाना है। मैं आपको सभी प्रोग्राम दूंगा, आप उससे समझदारी से बना सकते हैं। तो अब देखिए मैंने ये आपको एग्जीक्यूशन किया स्वैप। अब मैं किसको बुला रहा हूं, अब मैं भाई अपने वीआईपी को बुला रहा हूं। तो मेरा वीआईपी क्या है, वीआईपी आपका है स्वैप एज फंक्शन। तो दिस स्वैप एज फंक्शन विल स्वैप द एज ऑफ P1 टू एज ऑफ P2। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है और किस फंक्शन से करना है। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपका सारा काम क्लियर हो सकता है। नाउ लास्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई कि भाई हमने जो एक्सचेंज किया वो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वी विल कॉल फिर से डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को बुलाइए और उसमें P1 इनपुट करिए, P2 इनपुट करिए। तो person1 का एज और नाम दिखेगा और person2 का एज और नाम दिखेगा। तो यहाँ पे जब हम डिस्प्ले कर रहे थे, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे थे तो क्या मिलने वाला था, यहाँ पर मिलेगा आपका एज 10, एज 10 मिलेगा आपका। ठीक है, और नाम क्या मिलेगा भाई, वो मिलेगा रामा।
तो ये चीज आपकी मिलनी थी। अब जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे डिस्प्ले करने में एज क्या मिलना था, दैट इज द 12, और इसमें आपका रहेगा अगेन रानू। तो ठीक है भैया, दोनों आर आर आ गए यार, ये गलत कर दिया मैंने, दोनों का कुछ और करना था तब जाके क्लियर होता, नहीं तो रामा में राम और रानू में आर आ गया। ठीक है, अगली बार मैं ये याद रखूंगा, तो उससे आपको भी फायदा होगा। नाउ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, अब डिस्प्ले इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में यहाँ पे क्या चीज दिखेगी भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 12, है ना, ये 12 दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपका, दैट इज द 10। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू स्वैप हो गई। अगर ये वैल्यू स्वैप नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम जस्टिफाई नहीं होगा। तो ये मिलेगा आपका रामा एज 12, और यहाँ पे मिलेगा रानू विद एज 10। ठीक है, तो ये चीज आपको अब क्लियर मालूम हो जानी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और किस तरह करने चाहिए। ओके, तो दिस इज अबाउट द स्वैपिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर। अब हम और एक नई चीज देखते हैं। ठीक है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना नहीं सीखा था भाई, हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना नहीं सीखा था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, हम कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, हम चाहें तो एरे को भी रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी रिटर्न कर सकते हैं। अब हमको देखना है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करेगा फंक्शन। तो ए फंक्शन कैन नॉट ओनली रिसीव ऑब्जेक्ट, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट का मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। तो ए फंक्शन कैन नॉट ओनली रिसीव, जब ऐसा कोई बोल देता है ना कैन नॉट ओनली, इन दोनों का मीनिंग बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। कैन नॉट ओनली मतलब एक नहीं दो चीजें हमें यहाँ पर बेनिफिट देता है, इस कैन नॉट ओनली का मतलब होता है। तो ये फंक्शन कैन नॉट ओनली रिसीव ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन, रिसीव ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन मतलब ऐसा नहीं कि केवल वो रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट, बट आल्सो, देखिए ना बट आल्सो लिखा है, तो इसको एक साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। बट आल्सो मतलब ये रिटर्न भी कर सकता है, यानी दो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली है आर्गुमेंट रिसीव करना और दूसरा है रिटर्न करना। तो ये आपके पास में कंसेप्ट है कि कैसे करके रिसीव करेंगे और हम कैसे करके उसे रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो रिसीव करने का मतलब आपको समझ में आता ही है कि उसे जब हम अपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखते हैं तो रिसीव होता है, और रिटर्न कहाँ से होता है, जहां हमने वॉइड लिखा है वहां लिखेंगे तब हमारा रिटर्न होगा। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम को इलिस्ट्रेट करके डेमो करके देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन में ये रिटर्निंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन हम रिटर्न टू अनदर, है ना, अब हमको क्या करना है, हाउ कैन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएट विद इन ए फंक्शन, ये एक नॉर्मल हमारी रिक्वायरमेंट है, वो बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, राइट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू एड टू ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर। अब देखिए यहाँ पर है ना एडिशन का कंसेप्ट भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है कि हाउ टू डू द एडिशन। एडिशन आपको अगर समझ में आ गया तो मान के चलिए कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत अच्छे कल्चर भी समझ में आ गए हैं। हमें क्या बनाना है, एड टू ऑब्जेक्ट। अरे भाई ये इतना भारी क्यों आ जाता है बार बार, है ना, अपने को इतना भारी नहीं चाहिए, अपने को तो यार स्मॉल कंसेप्ट है, उसको बस ड्रॉ करना है। थोड़ा सा हम भी सीख रहे हैं भाई नई नई चीजें, है ना, क्योंकि अब क्या है कि यही हमारे पास ऑप्शन बचा है पढ़ाने का। क्या बचा है, ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन पढ़ाना है तो बहुत सारी चीजों को ऐड करना भी हमें जरूरी है कि जिससे कि बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छी चीजों से फैमिलियर हो सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, ऐड टू ऑब्जेक्ट करना है। तो चलिए ऐड टू ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ।
तो हमें करना क्या है ये देखिए, मैं आपको क्लियर बढ़िया, अरे एक बेहतरीन समझ में आना चाहिए यार, इतना नहीं समझ में आएगा तो हम सेकंड सेम में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सेम में जाके अगले साल बैठना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही ना तो उल्टा अपने आप को है ना डांटना शुरू करो कि भाई सेकंड सेम में क्या कर रहे हैं मैं बैठ के, हमें तो बैठना चाहिए था फर्स्ट सेम में, जब हमें यही चीज क्लियर नहीं समझ में आ रही है कि भाई के ये अब डायग्राम से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यार ये क्या बताऊं आपको कि ये चीज अगर इतनी प्यारी चीज आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। देखिए अभी तक मैंने आपको सी प्रोग्राम में क्या बताया था, अगर किसी ने याद करके बता दे कि आपको क्या बताया था, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर जो आपने बताया सीखा होगा, दैट विल बी वेरी सिंपल कंसेप्ट। क्या था आपका, C इज इक्वल टू, ये देखिए मेरा बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है, ये प्रोग्राम को याद करिए, C इज इक्वल टू A प्लस बी, अगर इसे आप याद कर लेंगे बेटा तो मान के चलिए कि आज आप डिफरेंशिएट कर देंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये जो प्रोग्राम आपने यूज किया था ये था आपका विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब अपन यही चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन द यूजिंग द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो C है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है भैया, ये C आपका ये C है, ये A है और ये B और ये B है। ठीक है, तो ये C एक ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है, A एक ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है और B आपका एक ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है। लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट, ये जो तीनों ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये आपके एक ही क्लास के हैं। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग क्लास के भी हो सकते हैं, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं A सपोज करिए कि X क्लास का है, ये क्या है B क्लास का है और ये क्या है Z क्लास का है, तब आपको भी ये काम करना आना चाहिए। अभी तो मैं आपको एक ही क्लास के मेंबर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे केवल एक ही क्लास है जिसका आपका N1 नाम है, तो N1C N1B N1A, तो ये आपके कंसेप्ट हो गए। अब इसमें डेटा मेंबर क्या है, सिंपल A है, देखिए ध्यान से डेटा मेंबर A, लेकिन वैल्यू इसके अंदर CAB है, तो अगर आप चाहें तो इसको X बना दीजिएगा, तो X का मतलब थोड़ा सा और भी आपको मतलब क्या बोलना चाहिए ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में X का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको X बना देते हैं ना, मतलब ओरली बना देते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं क्या बना हुआ है वो तो एक अलग बात है, आप चाहें तो इसको X बना दीजिए, डेटा मेंबर क्या है आपका X है। ठीक है, अब X में C है, X में A है, X में वैल्यू ऑफ B है, तो यहाँ पे आपको डेटा मेंबर समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से मेंबर फंक्शन की बात कर ले भाई, तो इसके अंदर सेट ए है, सेट ए का मतलब है कि ये आपका ए है, इसको वैल्यू सेट करना है, इस वैल्यू को डिस्प्ले करना है और इस वैल्यू को सम करना है। बड़ा सिंपल है, बहुत छोटी सी बात लगती होगी आपको, लेकिन इसके अंदर भाई एक ही है ना। अरे भाई अगर यहाँ पर एबीसी क्यों नहीं है, अगर एबीसी होता तब तो आपका प्रोग्राम ही बदल जाता, अगर यहाँ पर डेटा मेंबर एबीसी होता तो मान के चलिए सारा खेल ही बदल जाता आपका, तो वो आपका प्रोग्राम बहुत अलग कहलाता। लेकिन ये जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि केवल एक ही डेटा मेंबर है, एक ही डेटा मेंबर है और आपको क्या करना है, सम करना है, ऑफ द टू वैल्यू को सम करना है। आप चाहे तो 3 वैल्यू को करिए, 4 वैल्यू को कर, अरे भाई जितना करना चाहे आप करिए। यहाँ पे तो मैं आपको केवल 2 वैल्यू के एडिशन बता रहा हूं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जब ऑब्जेक्ट आप बना लेंगे, तो ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट में C की वैल्यू क्या रहेगी, 30 रहेगी, और ए की कितनी रहेगी, दैट विल बी 10 रहेगी, और बी की कितनी रहेगी, दैट विल बी 20 रहेगी। तो अगर हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं, तो हम इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो हमारा 10 + 20 यानी 30 होना चाहिए।
ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अब सबको जल्दी पड़ी होगी कि भाई प्रोग्राम भी सर बता दे तो यार जल्दी से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी जितनी अच्छी समझोगे ना, प्रोग्राम बिना देखे भी बनाना आना चाहिए। अगर मैं बोलूं किसी स्टूडेंट को भाई इसका प्रोग्राम बनाना है, तो क्या नहीं बना पाओगे? बना लोगे, अगर आप कोशिश करोगे तो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी होंगे कि अरे यार नहीं बना पाएंगे। ऐसे कौन से बच्चे हैं, जरा हाथ ऊपर करें कि अगर इसका प्रोग्राम नहीं मैं दूं तो वो बोलेंगे कि सर मैं तो पास ही नहीं हो सकता हूं। ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जो ये बोले कि भाई मेरे को सर प्रोग्राम रटना पड़ेगा तभी पास होऊंगा? ऐसा भाई कौन सा स्टूडेंट बचा है मेरे पास? उसकी तो मेरे को अच्छे से बड़ी क्लास लेनी पड़ेगी, उसको रेक्टिफिकेशन उसके दिमाग से मुझे वॉश आउट करना पड़ेगा। अगर रेक्टिफिकेशन करने बैठा है भैया कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग का, तो वो किसी भी चीज को कभी भी यार मतलब बड़े प्रोग्राम को तो बना ही नहीं सकता है। उसको इंडस्ट्री में जाने से डर लगेगा और वो फिर धीरे धीरे क्या बनेगा, एक ऑपरेटर बन के ही रह जाएगा, है ना। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस गेन करिए, गेन करने से सब कुछ मिलता है। चलिए, ये टिप था आज का कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए, अब मैं आपको जल्दी से भाई ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए प्रोग्रामिंग पर आ जाता हूं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल हमको क्या बनाना है, हमें बनाना है कि एक हमारे पास में, अच्छा इसमें कितनी क्लासेस बनेंगी, 3 बनेंगी कि एक क्लास बनेगी, जल्दी से बताओ। 3 क्लास बनेगी कि एक क्लास बनेगी? मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि तीनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के हैं। तो भाई क्यों नहीं आप जल्दी से समझ पा रहे हैं कि एक ही क्लास तो यहाँ पर बनानी है। और लेट उसका नाम क्या है, नंबर हमने रखा है, उसका नाम क्या रखा है, नंबर रखा है। तो ये आपका क्लास का नाम हो गया, और ये हो गए आपके डेटा मेंबर, और ये हो गया आपका मेंबर फंक्शन। यानी कि ये 3 आपके मेंबर फंक्शन हो गए। तो भाई कौन कौन से हो गए, जल्दी से अब हम उसको क्लियर कर लें। तो सबसे पहले डेटा मेंबर की बात करें। देखो मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया। ऊपर आपको मैं ए बता रहा था ना, तो वो मैं बेसिकली थ्योरी में बता रहा था, उसको भी ठीक कर लूंगा मैं। यहाँ पे देखो मैंने एक्स लिया है। अब इस चीज को ध्यान से देखें, इस x में a की वैल्यू रहेगी, इस x में b की वैल्यू रहेगी, इस x में c की वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेट करना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं तो आप वैल्यू को सेट करेंगे। सेट मतलब इनपुट करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सेट का मतलब कोई यहाँ पर आपको कोई फिक्सिंग नहीं करनी, ये आपको बेसिकली क्या करना है, एक वैल्यू को यहाँ पर असाइन करना है एक्स में। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब ये आपका सेट ए होगा, फिर मैंने टी एक्स ले लिया। देखिए हर बार मैं ये टी ले लेता हूं। तो भाई क्यों लेता हूं टी, क्योंकि मुझे टेम्परेरी एक्स बनाना है। क्यों, क्योंकि ये मुझे टेम्परेरी वैल्यू है, इसको मुझे कहाँ डालना है, ये मेरे डेटा मेंबर में डालना है। दिस इज द एक्स। तो एक्स आपका डेटा मेंबर है और टी एक्स क्या है, इट इज ए टेम्परेरी वैल्यू। यहाँ पर हम इनपुट क्या करे हैं, वैल्यू करे हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लास लिख देता तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता, याद रखेंगे। इंट लिया है तो नॉर्मल वेरिएबल है। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, सेकेंड मेंबर फंक्शन का नाम है डिस्प्ले ए। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार दिखाऊंगा कि x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस रहेगा ABC। लेकिन x को मैं आपको शो करूंगा क्योंकि तीनों के जो इंटरनल डेटा मेंबर हैं वो x ही हैं। आया बात समझ में? अब देखिए तीसरा मेंबर फंक्शन आपको बनाना है जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। तो देखिए ध्यान से कि मैंने ये तीसरा प्रोग्राम आपको फ्रेंड फंक्शन का बना के दिखा रहा हूं। तो इस फ्रेंड फंक्शन में मेंबर फंक्शन का नाम सम है और इसके अंदर नंबर और नंबर। भाई अब तो मेरे को बता दो ये कि नंबर और नंबर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट VIP 2 हैं यहाँ पर, नंबर और नंबर। ये अगर कोई स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो भैया जल्दी से हैंड राइज कर दो। आज खड़े खड़े उसको 5 नंबर तो मैं दे दूंगा और उससे मैं पूछ भी लूंगा कि भाई ये नंबर और नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं।
तो ऐसा कोई स्टूडेंट है कि जो ये बता दे कि ये नंबर और नंबर कौन करे? अरे आदर्श को तो भैया बिना बोले ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लड़का ऐसा लगता है। और कोई आए, देवांशी भी चलो मान लिया आप, ये दो बच्चे तो अपने बिल्कुल रेडी हो गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और कोई तीसरा बच्चा आ जाए, चलो इन दो बच्चों को तो अपन बाय डिफॉल्ट अब मान ही रहे हैं कि कुछ आगे करेंगे ये। कोई और एक स्टूडेंट आगे आ जाए अब कि भाई सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या हमारे पास में? फंस 2 के बाद ये मेरे ख्याल से हर क्लास में ये हाथ ऊपर करते होंगे, ये हर बार को आगे रहने की अच्छी आदत है। मुझे जल्दी से बताओ कोई दूसरा स्टूडेंट और है जो कि इस बात को समझा सके कि मैंने यहाँ नंबर और नंबर क्यों लिया है? तो शायद कोई बता नहीं पाएगा, है ना? आदर्श बता देगा। चलो ठीक है, आदर्श को मैं अनम्यूट करके एक बार पूछ लूं कि क्या बोलना चाह रहा है। वही बोलेगा, वो तो मेरे को पता है सही बोलेगा लड़का ही, है ना? तो इसको मैं अनम्यूट करके देखता हूँ क्या बोलेगा। आदर्श जल्दी से बोल भाई, ये नंबर और नंबर क्यों यूज किए मैंने? यस सर। नंबर और नंबर यहाँ क्यों यूज किया, जल्दी से बता। सर वो ऑब्जेक्ट है नंबर क्लास के। यस, इट इज ए करेक्ट आंसर कि नंबर और नंबर यहाँ पर क्या है? क्लास के क्या है? ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर दो ऑब्जेक्ट मतलब नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 नहीं लिखा है बेटा। तो ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? यस सर, अगर डेफिनेशन में तो सही रहेगा, बट अगर डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो अपने को ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू डालना पड़ेगा। हाँ, मेरा कहना है कि इट इज ए प्रोटोटाइप। तो यस। प्रोटोटाइप में हम इस तरीके का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, लेकिन यस जब सर। भी डेफिनेशन बनाएंगे तो हमें पूरा का पूरा ए टू जेड जो स्पेसिफिकेशन है उसे लिखना पड़ेगा। चलिए यस। ठीक है, तो अब हम फिर से पहुंच जाते हैं अपने जगह में। ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन मेक ए फ्रेंड फंक्शन। अब फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए क्या करना है। अब ये चीज अगर कोई समझ जाए तो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक करली ब्रैकेट नीचे आ गया है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। करली ब्रैकेट नीचे आ गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस करली ब्रैकेट को यहां से यहां पकड़ लेना 2 मिनट के लिए। अब देखो यार, फ्रेंड फंक्शन में बना रहा हूं। अब इस फ्रेंड फंक्शन को जो समझ गया ना, वो गंगा स्नान हमारे में कर लिया माना जाता है, ठीक है ना? ये बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ के मेले में हम लोग गंगा स्नान करते हैं, उसमें बहुत हमारे जितने भी पुण्य होते हैं सब हमको मिलने लगते हैं। तो भैया ये जो पुण्य का काम है अब आपको करना है। इस पुण्य का काम में आप सब लोग मेरे साक्षी हैं। हम जो पुण्य का काम कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। देखिए मैंने यहां पर लिया है नंबर टी ऑब्जेक्ट 1। अब देखिए, आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा, इट इज ए टी ऑब्जेक्ट 1। यहां लिखना कंपलसरी है, लेकिन ऊपर डिक्लेरेशन में आप नहीं लिखेंगे तो भी चल सकता है, लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब, देखिए कोई भी चीज ज्यादा करने से अच्छी बात होती है, लेकिन कम करना मुश्किल है। बराबर कर लें अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर, कि यहाँ पर टी ऑब्जेक्ट 1 है, ये टी ऑब्जेक्ट 2 है, और मुझे सम करना है। अब देखिए ध्यान से, बस इस चीज को यार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि यहाँ पर टी ऑब्जेक्ट 3 भी खड़ा हो गया आगे, तो 3 ऑब्जेक्ट हो गए, टी ऑब्जेक्ट 1, टी ऑब्जेक्ट 2 एंड टी ऑब्जेक्ट 3। अगर ये 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़े हैं तो इनका कल्चर देखिए C इज इक्वल टू A प्लस B का बन जाएगा। भैया टी ऑब्जेक्ट 1 में क्या है? दैट इज द A। टी ऑब्जेक्ट 2 में क्या है? दैट इज B। और टी ऑब्जेक्ट 3 में क्या है? दैट इज द C। ये आपको कल्चर समझ में। अच्छा एक चीज और यहां पर आपको बतानी है, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस नंबर। अब ये नंबर यहां क्या कर रहा है भाई? ये नंबर आपका रिटर्निंग ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ रहा है, इट इज ए रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज आप देखिए, ये जो फंक्शन है ना फ्रेंड फंक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि 2 ऑब्जेक्ट को तो इनपुट भी ले लेगा और एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर देगा। भाई ये कर क्या
रहा है, ये तो सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, सारे एडवांसमेंट आपको दिख रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो मान के चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के करीब करीब आप कंप्लीशन में ही पहुंच रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई। बस इसमें एक चीज छुप गई है, दैट इज नोन एज ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी हम समझ जाएंगे ना, तो अभी ये कम से कम 75% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अभी भी ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर आप इसमें ऐड कर लो ना तो ये आपका 100% बन जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर आपको रिटर्न करता है, इसलिए ये रिटर्न ऑब्जेक्ट 3 की जरूरत पड़ रही है। अब इस रिटर्न ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकता हूं। चलिए अब एक्टिव फंक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे। एक्टिव फंक्शन यानी मेन फंक्शन की बात हो रही है। अब मेन फंक्शन को ध्यान से देख लीजिए बस आप। अब मेन फंक्शन जो देख लिया वो आज का पूरा एक्चुअल में इंपॉर्टेंस को समझ जाएगा। देखिए कैसे समझना है, बस इसको आप समझिए। ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम है मेन फंक्शन, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख ही नहीं रहा है। आप हर चीज को अलग अलग समझ सकते हो। सबसे पहले क्या है, नंबर ए बी सी। देखिए कितना यूजर फ्रेंडली कंसेप्ट है। यूजर फ्रेंडली का मतलब आप समझ रहे होंगे। ए का मतलब क्या है, इट इज ए नंबर। बी क्या है, इट इज ए 1 नंबर। सी क्या है, इट इज ए 1 नंबर। ये अब उसको इस चीज को आप कंपेयर किससे करिए, इस चीज को आप कंपेयर करिए अपने ओरिजिनल ट्रेडिशनल प्रोग्राम से, जहां पर मैंने आपको बोला था एडिशन ऑफ 2 नंबर बनाना है। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या है, रीड ए रीड बी, सम ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी आउट सी। बस इतनी सी बात थी वहां पे। अब देखिए इस चीज को हम कैसे कर रहे हैं। यहां पर भी मैंने वही चीज ली है, यहां पर मैंने इंट ए बी सी के जगह नंबर लिख दिया है। अब ये नंबर लिखने से क्या बन गया, नंबर लिखने से ये ए और बी और सी ये क्या बन गए, ये बन गए 3 ऑब्जेक्ट। यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बन गए, ये ए बी सी ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए। अब देखिए ए में मैं क्या सेट कर रहा हूं, 10 को सेट कर रहा हूं, मतलब रीड सी इन, ये सी इन ए हो रहा है, ये क्या हो रहा है सी इन बी हो रहा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, जो हम नॉर्मल करते हैं वही प्रोग्राम है। ये ए ऑब्जेक्ट में जा रहा है, ये बी ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है गड़बड़ है, ये सेट ए नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप। ये सेट ए नहीं आएगा यहाँ पर, हाँ सेट ए ही आएगा, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हमारे पास तो मेंबर फंक्शन तो एक ही है ना, इसको थोड़ा सा यूनिक नेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई हो क्या रहा है। यहाँ कुछ सेट वैल्यू कर दो, सेट एन कर दो, है ना, यहाँ पर क्या कर देना, सेट एन कर देना। तो सेट एन करने से क्या रहेगा, आपका जनरलाइज नाम आना चाहिए। कभी भी जैसे अभी मैंने देखो सेट ए किया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यहाँ ए आ रहा है कि बी आ रहा है, तो ये इस टाइप के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप जो भी फंक्शन बनाओ उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दो, यहाँ सेट एन कर देना। तो दिस इज माई 1 टिप फॉर यू। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है सम एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे, देखिए C इज इक्वल टू सम ए बी, C इज इक्वल टू सम ए बी। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मेरे को समझ में आ रही है। ये किसने समझ लिया कि ये C आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए C ऑब्जेक्ट होने से इज इक्वल टू लग रहा है, यहाँ डॉट क्यों नहीं लग रहा है। अगर डॉट भी लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, ये चीज आपको पकड़नी है बस। वाई आई एम यूजिंग दिस C इज इक्वल टू, वाई नॉट C डॉट, यही अब इस चीज को ही आपको बस समझना है, क्योंकि हम रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से जो भी ऑब्जेक्ट आपके सम होंगे वो डायरेक्टली कहां जाएगा, सी में जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए का भाई वैल्यू डिस्प्ले करना है, दैट इज 10 डिस्प्ले होगा। अब आपको करना है बी, तो बी की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, आपकी 20 डिस्प्ले होगी। नाउ व्हाट अबाउट सी की क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, 30 होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो भैया आपको फिर से अपने प्रोग्राम को एक बार और समझना पड़ेगा।
ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हाउ वी कैन यूज द फ्रेंड फंक्शन। मैंने आपको फ्रेंड फंक्शन बहुत ही ओपनली समझा दिया है, बहुत सारे क्लास में इसको नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी बातें जो रहती, पर मैं देखो आपको है ना पहाड़ पे चढ़ना सिखाना चाहता हूँ। आपको मैं पहाड़ देखना नहीं, चढ़ने की बात करिए आप, क्योंकि जब तक आप चढ़ोगे नहीं तब तक आपको फील्ड वर्क समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम अपनी आज की क्लास क्लोज करते हैं और आगे की क्लास